तीसरे दिन मार्गरीटा का सत्तार सेठ को फोन आया कि वो आज रात 9:15 बजे रेस्ट हाउस पहुंच रही है। उसके सिवा उसने फोन पर कोई बात न की और फोन बंद कर दिया। रात को क्लब की ड्यूटी से फारिग होकर मार्गरीटा ठीक 9:15 बजे रेस्ट हाउस पहुंच गई। कमांडो इमरान, जिब्रान और सत्तार सेठ उसके इंतजार में बैठे हुए थे। रेस्ट हाउस में सिवाय बूढ़े मुलाजिम के और कोई नौकर नहीं होता था। जब मार्गरीटा आती थी या जिब्रान और इमरान के साथ सत्तार सेठ गुफ्तगू कर रहा होता तो बूढ़े मुलाजिम को भी बगैर पूछे कमरे में आने की इजाजत नहीं होती थी। सत्तार सेठ ने मार्गरीटा से पूछा कि वो क्या खुशखबरी लाई है। वो बोली, ये ना तो खुशखबरी है और ना कोई बुरी खबर है, बल्कि बिल्कुल सही खबर है। वो ये कि रूस और भारत के माबैन तय पाने वाले जंगी मुआहदे की असल कॉपी एक ब्रीफकेस में बंद करके बंबई की गोदी में जो रूस का तजारती जहाज लंगर अंदाज है उसके कैप्टन के हवाले कर दी गई है, ताकि उसके चुराए जाने का कोई इम्कान ही न रहे, क्योंकि ताजमहल होटल में या भारत में उसके चुराए जाने का खतरा मौजूद था। रूसी जहाज पर तो किसी भारतीय या गैर मुल्क के बाशिंदे को जाने की इजाजत ही नहीं है। ये बिल्कुल पक्की इतला है। ब्रीफकेस का रंग स्याह है और उस पर सुर्ख रोमन हरूफ में सीसीपी लिखा हुआ है। ब्रीफकेस को जो ताला लगा हुआ है वो कंप्यूटर के हिंसों से खुलता है। इमरान ने पूछा, ये हिंसे कितने हैं और कौन कौन से हैं? मार्गरीटा ने कहा, ये मुझे अभी मालूम नहीं हो सका, मैं इसका सुराग लगाने में लगी हुई हूँ। कल रात मैंने इसी मकसद के लिए रूसी काउंसिल खाने के फौजी मुशीर ग्रेगरी को अपने घर रात के खाने पर बुलाया था। कल रात खाने के बाद शराब का दौर भी चलेगा। उसी दौरान मैं किसी न किसी तरह कर्नल ग्रेगरी से ये मालूम कर लूंगी कि ब्रीफकेस के ताले के हुरूफ या हिंसे कौन कौन से हैं जिनको लगाकर ब्रीफकेस खुल जाता है। ये मैंने पता कर लिया है कि उन खुफिया हुरूफ या नंबरों का जोड़ ग्रेगरी को मालूम है। सत्तार सेठ ने कहा, ये बड़ा नाजुक काम है मार्गरीटा। कर्नल ग्रेगरी सिफारतकार हैं और ये लोग बड़े घाघ होते हैं। उसे जरा सा भी शक पड़ गया तो वो न सिर्फ ये कि तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बल्कि मुमकिन है तुम्हें भी रूसी काउंसिल खाने की मुलाजमत से जवाब मिल जाए। मार्गरीटा ने सांस भरकर कहा, सत्तार सेठ, ये खतरा मुझे मोल लेना ही होगा, और जहां तक काम की नजाकत का ताल्लुक है तुम फिक्र न करो। मुझे सिफारत खाने की नौकरी करते कई साल बीत गए हैं। मैं सिफारतकारों की तमाम कमजोरियों से वाकिफ हो चुकी हूँ और मुझे उन्हें चारों शाने चित गिराने का ढंग आता है। मैं बस यही कहने आई थी। अब मैं सिर्फ उसी वक्त तुम्हारे पास आऊंगी जब काम हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ। मार्गरीटा चली गई तो सत्तार सेठ बोला, इसने एक नई कहानी सुना दी है, लेकिन मैं इस औरत को जानता हूँ, इसने झूठ नहीं बोला। ये जो कुछ कह रही थी सच कह रही थी और मुझे यकीन है कि ये कंप्यूटर ताले का खुफिया कोड हासिल करने की पूरी कोशिश करेगी। कमांडो इमरान कहने लगा, अगर ये सब कुछ हकीकत पर मबनी है तो सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। हमें कोई और लाइन ऑफ एक्शन इख्तियार करनी पड़ेगी। जिब्रान ने कहा, लाइन ऑफ एक्शन का फैसला परसों मार्गरीटा के आने के बाद होगा। अगर वो ब्रीफकेस के ताले का कोड ले आती है तो ठीक है, अगर नहीं लाती तो फिर सोचेंगे उस ब्रीफकेस को रूस के तिजारती जहाज से उड़ाने के लिए क्या किया जाए। सत्तार सेठ कहने लगा, ये कमबख्त रूस का तिजारती जहाज लगता है इसी मकसद के लिए आया है। इमरान बोला, इस मकसद के लिए न भी आया हो, जब भी अपने मुल्क की कोई खुफिया दस्तावेज महफूज रखनी हो, बहरी जहाज सबसे ज्यादा काबिल एतबार होता है, क्योंकि वो एक तरह से दूसरे मुल्क का छोटा सा टुकड़ा समंदर में आकर खड़ा हो जाता है। रूसी जहाज पर रूस की ही हुकूमत होगी। यही बात मेरे लिए एक मुहिम्मा बनी हुई है कि अगर तुम ब्रीफकेस के ताले का कोड मालूम भी कर लो तो रूसी जहाज पर किस भेस में जाएंगे, और जहाज पर जाए बगैर हम जंगी मुआहदे की असल कॉपी कभी हासिल नहीं कर सकते। सत्तार सेठ बोला, उसे परसों आने दो, देखते हैं वो थैले में से क्या निकालती है। वो रात के 10-10:15 बजे तक बातें करते रहे, फिर सत्तार सेठ चला गया। दूसरा दिन भी उम्मीद और नाउमीदी की हालत में गुजर गया। तीसरे दिन इमरान ने सत्तार सेठ को उसके ऑफिस फोन किया और कहा कि मार्गरीटा को फोन करके मालूम करे कि रात उसने कर्नल ग्रेगरी की जो खास दावत की थी उसका क्या नतीजा निकला है। सत्तार सेठ बोला, काउंसलेट में जहां मार्गरीटा काम करती है, इस किस्म का फोन करना न सिर्फ मार्गरीटा के लिए बल्कि खुद हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वैसे भी मैंने मार्गरीटा से कोई बात करनी होती है तो रात को उसे क्लब में ही फोन करता हूँ, काउंसलेट में कभी फोन नहीं किया। तुम फिक्र न करो, मार्गरीटा इस किस्म के मामलात को अय्यारी के साथ सुलझाना जानती है। मुझे यकीन है कि उसने मैदान मार लिया होगा। मैं रात को जल्दी आ जाऊंगा। और सत्तार सेठ ने फोन बंद कर दिया। रात को सत्तार सेठ 8 बजे ही रेस्ट हाउस पहुंच गया। उन्होंने 8:30 बजे खाना खाया और लॉन में बैठकर कॉफी पीने लगे। टेलीफोन सत्तार सेठ ने वही मंगवा लिया था। ठीक 9 बजे रात उसने मार्गरीटा को क्लब में फोन किया और कहा, मैं सत्तार सेठ बोल रहा हूँ। मार्गरीटा ने कहा, मेरा इंतजार करो, मैं आधे घंटे तक पहुंच जाऊंगी, मामला ठीक हो गया है। ये कहकर मार्गरीटा ने फोन बंद कर दिया। सत्तार सेठ इमरान और जिब्रान से कहने लगा, मैंने कहता था कि ये बड़ी होशियार औरत है,
इसे सिफारतकारों तक को उल्लू बनाना आता है। कह रही थी कि मामला ठीक ही हो गया है। कमांडो इमरान और कमांडो जिब्रान के चेहरों से किसी किस्म के रद्द-ए-अमल का इजहार न हुआ। दरअसल उनका जहन उसी रोज से ये सोच रहा था कि रूसी जहाज पर किस तरह दाखिल हुआ जा सकता है। ये वो समझ चुके थे कि जहाज पर चढ़े बगैर ब्रीफकेस हासिल नहीं किया जा सकता और ब्रीफकेस को वहीं खोलकर जंगी मुआहदे की फोटोकॉपी हासिल करना उससे ज्यादा जरूरी था। वो ब्रीफकेस उड़ाकर भी नहीं लाना चाहते थे क्योंकि ब्रीफकेस चोरी हो जाने की सूरत में भारतीय हुकूमत मुआहदे की शिक्कों यानी आइटम्स में तब्दीली कर सकती थी। इमरान और जिब्रान चाहते थे कि ब्रीफकेस जहाज के कप्तान के पास ही रहे और मुआहदे की फोटोकॉपी उनके पास आ जाए और ना रूसी गवर्नमेंट और ना इंडियन गवर्नमेंट को पता चल सके कि मुआहदे की कॉपी हुकूमत पाकिस्तान को पहुंच गई है। मार्गरीटा ठीक 9:15 बजे उनके पास पहुंच गई। उसकी आंखें बता रही थीं कि वो कल की सारी रात जागती रही है। कहने लगी, सत्तार सेठ, कोड मुझे मिल गई है। ये मैंने कर्नल ग्रेगरी से किस तरीके से हासिल की है ये मैं ही जानती हूँ और मैं बताना भी नहीं चाहती। उसके बाद मार्गरीटा ने पर्स में से अपनी छोटी सी नोटबुक निकाली। उसके एक सादा सफे पर कुछ हुरूफ लिखे हुए थे। मार्गरीटा ने वो सफा फाड़कर सत्तार सेठ के हवाले करके कहा, ये वो हिंसे हैं जिनको ब्रीफकेस के ताले पर दबाने से मुझे यकीन है कि ब्रीफकेस खुल जाएगा। सत्तार सेठ ने कागज पर लिखे हुए हिंसों को गौर से देखा और कागज कमांडो इमरान को दे दिया। ये कुल 7 हिंसे थे जिनमें 0 का हिंसा 3 बार आता था। सत्तार सेठ कहने लगा, हो सकता है कर्नल ग्रेगरी ने तुमसे अपना मतलब निकालने के लिए ब्लफ चाल चली हो और तुम्हें गलत कोड दे दिया हो। मार्गरीटा बोली, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे इस बात का खदशा नहीं था? मैंने उन अय्यार लोगों में कई साल गुजारे हैं, मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूँ। मैं ये हिमाकत कैसे कर सकती थी कि ग्रेगरी से खुद पूछती कि इतने सीक्रेट और अहम ब्रीफकेस के ताले का कोड क्या है। ये मुझे मालूम था कि ग्रेगरी इस किस्म की इंतहाई खुफिया और टॉप सीक्रेट चीजें कहाँ नोट करके रखता है। उसके पास सुर्ख रंग की एक छोटी सी पॉकेट बुक है। ऐसी चीजें और बाज टेलीफोन के खुफिया नंबर वो उसी पॉकेट बुक में लिख कर रखता है और ये पॉकेट बुक हर वक्त ग्रेगरी के अंडरवेयर की एक खुफिया जेब में रहती है। वहां तक सिवाय मेरे और किसी का हाथ नहीं पहुंच सकता। मेरा ख्याल है अब तुम लोग समझ गए होगे कि मैंने क्या किया होगा। बहरहाल इतना जरूर बता देना चाहती हूँ कि जब मैंने ग्रेगरी की सुर्ख पॉकेट बुक से ये नंबर नोट किया था उस वक्त वो अपने होश में नहीं था। रात मैंने जानबूझकर उसे शराब ज्यादा पिला दी थी। कमांडो इमरान और जिब्रान कोड के खुफिया हिंसों को बड़े गौर से देख रहे थे। मार्गरीटा ने सिगरेट सुलगाते हुए सत्तार सेठ से कहा, सेठ, तुम्हारे और मेरे ताल्लुकात इतने पुराने हैं कि मैंने तुमसे कभी कोई चीज नहीं छुपाई। मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे जिस काम के लिए इतनी बड़ी रकम दी है वो काम मैंने पूरा नहीं किया, अधूरा किया है। इस तरह पूरी रकम पर मेरा हक नहीं बनता। चुनाचे मैंने फैसला किया है कि मैं आधी रकम तुम्हें वापस कर दूंगी। मैं 25,000 रुपए पर्स में अपने साथ लाई हूँ। मार्गरीटा अपना पर्स खोलने लगी तो सत्तार सेठ ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और कहा, मेरी जान, मुझे तुम्हारी दोस्ती इन पैसों से ज्यादा अजीज है। मैं ये रकम वापस नहीं लूंगा। इमरान और जिब्रान ने सत्तार सेठ के उस जज्बे या हिकमत अमली को पसंद किया। वो बंबई में बैठकर कश्मीरी हुर्रियत पसंदों और पाकिस्तान के लिए जो काम कर रहा था उसके लिए मार्गरीटा जैसी औरत से ताल्लुकात बनाकर रखना बहुत जरूरी था। वैसे भी 50,000 रुपए की रकम सत्तार सेठ के लिए कोई बड़ी रकम नहीं थी। वो ताजमहल होटल की एक पार्टी के ठेके से उससे 10 गुना ज्यादा कमा लेता था। मार्गरीटा के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। उसने सत्तार सेठ का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और बड़े जज्बाती अंदाज में बोली, सत्तार जी, अब वाकई तुमने मुझे खरीद लिया है। सत्तार सेठ ने बड़ी बेबाकी से मार्गरीटा का गाल चूम कर कहा, नहीं मेरी जान, तुम्हारी कीमत मेरी नजरों में इससे कहीं ज्यादा है। तुम तो अनमोल हो। मार्गरीटा ने आंखें बंद कर लीं और सर सोफे की पुश्त से लगा दिया। इमरान ने सत्तार सेठ की तरफ देखा। वो बड़े मानीखेज अंदाज में मुस्कुराते हुए आहिस्ता आहिस्ता सर हिला रहा था। इमरान और जिब्रान सेठ सत्तार की सियासतकारी और सियासी दानिशमंदी की दाद दिए बगैर न रह सके। जिस पुरखतर मनसब पर बैठा वो जिस नौयत का काम कर रहा था उसके लिए इन औसाफ का होना बहुत जरूरी था। मार्गरीटा जाने लगी तो वो सत्तार सेठ के गले लगकर मिली। सत्तार सेठ उसे छोड़ने उसकी गाड़ी तक गया। कमांडो जिब्रान ने इमरान से कहा, इमरान भाई, ये औरत दिल की बहुत अच्छी है। मुझे डर है अगर ये पकड़ी गई तो सबके नाम बता देगी। सत्तार सेठ ने इसे खरीद कर बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। कमांडो इमरान नोटबुक के कागज पर लिखे हुए ब्रीफकेस के कोड नंबर को देखते हुए कुछ सोच रहा था। कागज तह करके जेब में रखते हुए बोला, सत्तार सेठ अहमक नहीं है। वो एक तजुर्बाकार एजेंट है और उसने बड़ी दूर दूर तक जाल फैलाया हुआ है। उसके हाथ बड़े लंबे हैं। अगर ये पकड़ी गई तो बेशतर इसके कि ये जबान खोले, ये कत्ल हो चुकी होगी। सत्तार सेठ मार्गरीटा को रुखसत करके आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाते हुए उनकी तरफ आ रहा था। कुर्सी पर बैठते हुए बोला,
खुफिया कोड तो ये औरत ले आई है, लेकिन अब सवाल ये है कि रूसी जहाज से मुआहदे की नकल कैसे लाई जाएगी। मेरा ख्याल है कि हमारे मिशन का सबसे अहम और खतरनाक मरहला अब शुरू होने वाला है। कमांडो इमरान ने हल्की सी जमाई लेकर कहा, मेरा ख्याल है इस पर कल गौर करेंगे, मुझे नींद आ रही है। सेठ बोला, ये ख्याल रहे कि तुम्हारे पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं, रूस का जहाज किसी भी वक्त रवाना हो सकता है। इमरान बोला, अल्लाह मालिक है, आप कल दोपहर को जरूर आएं, फिर बात करेंगे। अगर आप जहाज की रवानगी के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हासिल कर सकें तो वो हमारे लिए बड़ी मुफीद होंगी। सत्तार सेठ बोला, कोशिश करूंगा, और ये कहकर वो अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया। इमरान और जिब्रान बेडरूम में आ गए। इमरान ने खुफिया कोड वाला तह किया हुआ कागज कोने में बाथरूम के बाहर खड़ी वजन करने वाली मशीन के नीचे छुपा दिया। बेडरूम की दोनों बत्तियां बुझाकर इमरान ने बाथरूम के दरवाजे के ऊपर लगी 10 वॉट की नीले रंग की बत्ती जलाई और पलंग पर लेटकर उसकी पुश्त से टेक लगा दी। जिब्रान साथ वाले पलंग पर नींद दराज हो गया। कहने लगा, रूसी जहाज में दाखिल होने का कोई तरीका मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। इमरान बोला, इस वक्त मुझे भी कुछ नहीं सूझ रहा, सो जाते हैं, सुबह ताजा दम होकर बात करेंगे। दोनों कमांडो सुबह देर तक सोए रहे। बूढ़े मुलाजिम ने उन्हें आकर जगाया। वो चाय लेकर आया था। उस वक्त काफी दिन चढ़ाया था। नाश्ते के थोड़ी देर के बाद सत्तार सेठ का फोन आ गया कि वो 1 घंटे तक पहुंच रहा है। सत्तार सेठ के आने तक इमरान और कमांडो जिब्रान अपने कमांडो ऑपरेशन के बारे में काफी गौर व फिक्र करते रहे। सिर्फ एक बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी कि वो जहाज में, जहां सिर्फ रूसी अमला ही होगा और सिक्योरिटी भी बड़ी सख्त होगी, दाखिल कैसे होंगे, किस हैसियत में और किस हुलिये में दाखिल होंगे। अगर ये कोई भारतीय जहाज होता तो जाहिर है उसका सारा अमला हिंदुस्तानी लोगों पर मुश्तमिल होता, और ऐसे जहाज पर उन दोनों का किसी भी भेस में दाखिल होना कोई खास मुश्किल नहीं था। लेकिन ये जहाज भारत का नहीं था, ये रूस का जहाज था, और वहाँ किसी हिंदुस्तानी को जहाज के नजदीक भटकने की भी इजाजत नहीं थी। रूसी हुकाम वैसे भी बहुत शक्की मिजाज होते हैं, और उस जहाज पर तो उनकी हुकूमत की एक बड़ी कीमती और टॉप सीक्रेट दस्तावेज रूस जा रही थी। सत्तार सेठ भी आ गया। आज उसने शार्क सिल्क का सफेद सूट पहन रखा था जो उसके भरे भरे जिस्म पर खूब सज रहा था। उस रोज बंबई के आसमान पर बादल छाए हुए थे और लगता था कि बारिश होगी। लॉन में बांस की कुर्सियां पड़ी हुई थी। वो टीवी लाउंज में ही बैठ गए। सत्तार सेठ ने मुलाजिम से कहा कि कॉफी ले आए। जब तक कॉफी नहीं आई सत्तार सेठ बंबई के मौसम की बातें करते रहे। मुलाजिम गर्म कॉफी की ट्रे रख कर चला गया तो सत्तार सेठ ने कहा, रूसी जहाज के बारे में पता चला है कि वो आज से ठीक 3 दिन के बाद रूस रवाना होगा। इसकी वजह यह है कि रूसी बहरिया का एक टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर रूसी वफ्द के साथ भारत के तारीखी मकामात की सैर करने गया हुआ है। उसे इस बहरी जहाज के साथ अपने वतन जाना है। वो कुछ दिनों में बंबई पहुंचेगा। कमांडो इमरान कॉफी बनाने लगा। जिब्रान खामोश बैठा बड़ी तवज्जो के साथ इमरान को कॉफी बनाते देखता रहा। सत्तार सेठ ने सिगरेट सुलगाकर कहा, भाई तुम लोगों ने आखिर कुछ सोचा भी है कि नहीं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, दादा बाकी सब बातें समझ में आ गई हैं, सिर्फ एक मसला है जिसका कोई हल दिखाई नहीं दे रहा। मसला यह है कि जहाज पर दाखिल कैसे हुआ जाए। एक तो जहाज गैर मुल्की है और जहाज का सारा अमला गोरी रंगत वाले बल्कि सुर्ख रंगत वाले रूसियों पर मुश्तमिल है। हम लोग तो फौरन पहचाने जाएंगे। दूसरे हमारे लिए बंबई की बंदरगाह और वहाँ के सारे लोग अजनबी हैं। सत्तार सेठ ने सिगरेट का कश लगाकर धुआं उड़ाते हुए कहा, अरे भाई आपके लिए लोग अजनबी हैं, मेरे लिए तो नहीं है। जिब्रान बोला, दादा हमारे पास ज्यादा लंबे मंसूबे बनाने का वक्त नहीं। जहाज 3 दिन बाद बंबई से रवाना हो जाएगा और हमें इस दौरान इस तरीके से जहाज पर चढ़ना है कि हम पर किसी को शक शुबा न हो, और ब्रीफकेस तक पहुंचकर मुआहदे की फोटोकॉपी लेकर जहाज से उतरना भी है। अगर जहाज चल पड़ा और हम जहाज पर ही हुए तो फिर तो हम नहीं उतर सकेंगे। समंदर में छलांगे ही लगानी पड़ेंगी, जिसके फौरन बाद हम पकड़ लिए जाएंगे। अगर हम पकड़े नहीं जाते तो खुदा जाने हमें कहां समंदर में छलांगे लगानी पड़े, और फिर वहां से हम तैर कर बंबई के साहिल पर पहुंच भी सकेंगे या नहीं। सत्तार सेठ ने दोनों की तरफ जरा सा झुककर बड़ी राजदारी से कहा, मैंने इसका एक हल तलाश कर लिया है। तुम शायद सोचते होगे कि मैं आराम से बैठ गया हूँ। नहीं, ये मेरे आराम से बैठने का वक्त नहीं है। मैं बेदार था और मैंने अपने उन तमाम खुफिया जराए को भी होशियार कर दिया था जो इस मुहिम में मेरे काम आ सकते थे। इसमें कोई शक नहीं कि ये मरहला काफी मुश्किल है। अगर ये कोई भारतीय जहाज होता तो अब तक तुम लोग भारतीय मल्लाहों के भेष में जहाज पर पहुंच चुके होते। ये रूसी जहाज है जिसकी इंटेलिजेंस केजीबी लोमड़ी से ज्यादा मक्कार और भेड़िए से ज्यादा खूंखार है। एक बार पीछे पड़ जाए तो उससे बचना नामुमकिन हो जाता है। काफी दिमाग सोजी और गौर व फिक्र के बाद इस मसले का एक ही हल मेरी समझ में आया है।
इसमें जरा थोड़ी हुनरमंदी से काम लेना पड़ेगा, लेकिन तुम लोग जहाज पर पहुंच जाओगे। इमरान ने कहा, पहली बात यह है कि हम दोनों यानी मैं और जिब्रान जहाज पर नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं जाऊंगा। अब आप बताएं कि आपने क्या हल निकाला है। सत्तार सेठ ने सिगरेट एस्ट्रे में बुझा दिया, कहने लगा, फिर तो समझो कि सारा काम हो गया। मेरी तरफ से भी जहाज पर सिर्फ एक आदमी के जाने का इंतजाम हुआ था। कमांडो इमरान और जिब्रान खामोश बैठे सत्तार सेठ की तरफ देख रहे थे कि देखें उसने क्या तरीका सोचा है। सत्तार सेठ कहने लगा, तुम्हारे सबसे बड़े मसले का हल कुदरत ने खुद निकाल दिया है। ये तो सबको मालूम है कि भारत के रूस के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं और दोनों मुल्कों के लोगों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। इसी तरह रूस के तिजारती जहाज भी भारत आते जाते रहते हैं। रूस के इस तिजारती जहाज का कप्तान भी, जो रूसी है, अक्सर जहाज लेकर भारत की बंदरगाह में आता रहता है। उस कप्तान को भारत के चटपटे खाने बहुत पसंद हैं। खास तौर पर वो भारत के मुगलई पुलाव का बहुत शौकीन है। वो जब भी जहाज लेकर भारत आता है तो यहाँ रोजाना दिन में 2 बार मुगलई पुलाव ही किसी बड़े होटल से मंगवा कर खाता है और जाते हुए 3-4 दिन का खाना फ्रीजर में रखवा कर साथ ले जाता है। लेकिन इस बार तुम्हारी बल्कि हमारी खुशकिस्मती से उस रूसी कप्तान ने फैसला किया है कि वो यहाँ से मुगलई पुलाव बनाने वाला एक बावर्ची जहाज में अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि तिजारती जहाज रास्ते में 3 जगहों पर माल उतारने के लिए ठहरता भी है और उसे अपनी मंजिल पर पहुंचते पहुंचते 1 महीना लग जाता है, जिसकी वजह से फ्रीजर में रखे हुए मुगलई पुलाव का जायका बदल जाता है। चुनाचे इस दफा वो अपने साथ बंबई से एक भारतीय बावर्ची साथ ले जा रहा है, जो उसे सफर में ताजा मुगलई पुलाव बनाकर खिलाता रहेगा। इस मकसद के लिए जहाज के कप्तान ने रूसी काउंसिल खाने के प्रेस अटैची के जरिए एक 5 स्टार होटल के जिस हेड शेफ को बावर्ची का इंतजाम करने के लिए कहा है, वो हुस्ने इत्तेफाक से अपना ही आदमी है। मैंने उससे सारी बात कर ली है। वो तुम्हें मुगलई पुलाव बनाने के माहिर भारतीय बावर्ची की हैसियत से रूसी कप्तान के आगे पेश करेगा और यकीनी बात है वो तुम्हें बावर्ची रख लेगा। उस बावर्ची को रूस की सरजमीन पर उतरने की इजाजत नहीं होगी। वो जहाज जब रूस की किसी बंदरगाह पर लगेगा तो तुम जहाज पर ही रहोगे। रूसी कप्तान किसी दूसरे तिजारती जहाज में जो माल लेकर भारत आ रहा होगा सवार करवा देगा और तुम 2 महीने के बाद बंबई वापस आ जाओगे। इसके लिए तुम्हें हेड शेफ यानी 5 स्टार होटल के हेड बावर्ची से 1-2 दिन मुगलई पुलाव तैयार करने की ट्रेनिंग लेनी होगी। क्या ख्याल है? इमरान को ये तजवीज इन हालात में गनीमत महसूस हुई थी। इस तरह से उसे जहाज के कप्तान के कैबिन में जाने का भी मौका मिल जाएगा और खुफिया मुआहदे वाला ब्रीफकेस कप्तान के कैबिन में ही किसी जगह महफूज रखा होगा। वहां न भी हुआ तो जहाज में सफर के दौरान वो उसका सुराग लगा लेगा। उसने सत्तार सेठ से कहा, मैं पहले ही खाना पकाने में बड़ा माहिर हूँ और आम पुलाव बड़ी महारत से बना लेता हूँ। बाकी मुगलई पुलाव का नुस्खा मैं हेड बावर्ची से सीख लूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है जिब्रान? जिब्रान बोला, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता भी नजर नहीं आता। इससे ये भी होगा कि तुम्हें जहाज के कप्तान के कैबिन में चलने फिरने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि कप्तान के पसंद का मुगलई पुलाव लेकर तुम ही जहाज के कैबिन में जाओगे। सत्तार सेठ कहने लगा, बस इसमें सिर्फ एक एहतियात की जरूरत है कि कैबिन में ब्रीफकेस तलाश करने में जल्दी न की जाए। तुम्हारे पास पूरा 1 महीना होगा। तुम बड़े ठंडे दिल से ये ऑपरेशन कर सकोगे। इसमें एक कबाहत भी है, वो ये है कि अगर खुदा न खास्ता तुम ऐन मौके पर पकड़े गए तो तुम्हारा जिंदा बचना तो नामुमकिन होगा, लेकिन सवाल है कि तुम वो राज हम तक कैसे पहुंचा सकोगे जिसकी खातिर तुम ये सारा कमांडो ऑपरेशन कर रहे हो, क्योंकि जंगी मुआहदे की फोटोकॉपी तो तुम्हारे पास ही होगी और वो तुम्हारे साथ ही जाया हो जाएगी। तुम उसे समंदर में भी फेंक दोगे तो उसका हमें और पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा। कमांडो इमरान ने कहा, मैं फोटोकॉपी के साथ ही समंदर में छलांग लगाने की कोशिश करूंगा। इसमें इस बात का इम्कान होगा कि मैं टॉप सीक्रेट मुआहदे की नकल लेकर फरार हो जाने में कामयाब हो जाऊंगा। कमांडो जिब्रान ने सवाल किया, और अगर तुम ऐसा न कर सके तो? कमांडो इमरान ने कहा, तो फिर जैसे हालात हुए उसी के मुताबिक अमल करूंगा, लेकिन यकीन करो मैं इतनी जल्दी मरने वाला कमांडो नहीं हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।